अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। एक और इस्तीफ़ा आ गया और इस इस्तीफ़े के साथ एक ऐसी कहानी जुड़ चुकी है जिससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की काबीना के अंदर अमूर किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान की किस्मत के और ख़ास तौर पर माशी मैदान में और ख़ास तौर पर इस वक्त जो बहरान है सर्कुलर डेट का, उसको किस तरीके से काबू करने की कोशिशें की जा रही हैं और किस तरीके से उस इशू को एड्रेस किया जा रहा है। बड़ी दिलचस्प बात है। और ताबिश गौहर साहब जो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए तवानाई थे, उनका इस्तीफ़ा आ गया। कैबिनेट डिवीज़न ने उनके इस्तीफ़े का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस इस्तीफ़े के साथ क्या कहानी जुड़ी है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं शेख रशीद साहब की, जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। और उनका इनकी तरफ से एक तो इंकशाफ आया है और दूसरी चूँकि आज वफाकी काबीना का इजलास भी था और इस इजलास के अंदर उनकी एक झड़प हुई है और वो झड़प हुई है वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब से, जो उनके बिल्कुल साथ ही बैठे थे। शौकत तरीन साहब आपको मालूम है, चूँकि उनका काम है ख़जाना के अमूर को डिस्कस करना काबीना के इजलास में, क्योंकि जो काबीना के इजलास के अंदर 22-23 निकाती एजेंडा होता है, उसके अंदर वज़ीर आज़म को हर एक वजारत के हवाले से ब्रीफिंग दी जाती है। शौकत तरीन साहब ने ब्रीफिंग का आगाज़ किया और उन्होंने बताया कि हमने माशी मैदान के अंदर बहुत ज़्यादा कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत का खात्मा हो रहा है, हम यूं करके मीशत को टेक ऑफ करके लेके जा रहे हैं। और अदाद शुमार का उन्होंने अजीबोगरीब एक घोरक धंधा वहाँ पर पेश कर दिया। और साथ साथ उन्होंने जो कल स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसके अंदर शरह सूद के अंदर 0.25% का इजाफा किया गया था, उसके हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग दी कि जनाब ये इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो उनके साथ बैठे हुए थे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। शेख रशीद अहमद साहब ने जब उन्होंने अपनी बात ख़त्म की तो शेख रशीद अहमद साहब ने उनको टोका और उनसे कहा कि जनाब ये आप कौन सी बातें कर रहे हैं, ये आप किस दुनिया किस दुनिया की ये बातें हमें बता रहे हैं, ये कौन से अदाद शुमार का खेल है। काबीना को आप सच बताएं, इमरान खान साहब को आप सच बताएं, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि काबीना को तमाम चीज़ों का, तमाम हक़ाइक़ का इल्म हो ताकि वो उसके मुताबिक फ़ैसला करें। आप जो बातें कर रहे हैं ये ख़लाई बातें हैं, ये ख़यालाती तसव्वुराती दुनिया के बातें हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। क्योंकि अगर मुल्क में माशी तरक्की हो रही है तो उसका तयन करता है किचन, और किचन के अंदर तयन उस माशी तरक्की का तयन करता है हमारी माँ, बहन, बेटी, बीवी। ये इससे बढ़कर कोई किचन के अंदर माशी तरक्की का तयन नहीं कर सकता। और क्या पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो दिहाड़ीदार हैं, जो तनख्वाहदार हैं, जो मीडियोकर क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, क्या उसके जो माशी तरक्की के समरात हैं उन तक पहुँच रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो आप अदाद शुमार पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से वज़ीर आज़म को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने वज़ीर आज़म को भी मुखातब किया, उन्होंने वज़ीर आज़म को मुखातब करके कहा कि जनाब ये जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुए हैं इसके अंदर महंगाई था ये वो बुनियादी सबब जिसके ज़रिए PTI ने इलेक्शंस के अंदर शिकस्त खाई है। और इस वक्त भी महंगाई हुकूमत के लिए चैलेंज है। उन्होंने इमरान खान को मुखातब किया और कहा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये मामलात को आप इस तरीके से ना टैकल करने की कोशिश करें। महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है और इस महंगाई की वजह से ही हमको अगले इलेक्शंस के अंदर खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब बाकी अपोजिशन इलेक्शन मोड में आ चुकी है। और इलेक्शन मोड में आने के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी इंतखाबी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। और ये जो महंगाई का टाइम बम है, ये जो टिक 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 करके बज रहा है, इसकी आवाज़ अब आपको ना सिर्फ सुनाई देनी चाहिए बल्कि आपको इस हवाले से तैयार भी रहना चाहिए। और अगर हमने जो हमारे पास बाकी मानदा टाइम बचा है, इस टाइम के अंदर हमने कोई ऐसी हरकत ना की जिसके ज़रिए हमने ये अपनी जो महंगाई के हवाले से जो लोगों के अंदर हमारी जो रेपुटेशन है वो कंप्रोमाइज़ होगी, तो इसके नतीजे में जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा उसके हमें भुगतना पड़ेंगे। लिहाजा इस मामले पर गौर करना चाहिए। काबीना के इजलास के अंदर जनाब चेयरमैन नैब की जो तकर्री है इसके हवाले से भी बात हुई और वफाकी वज़ीर कानून जनाब फ़रोग़ नसीम अहमद साहब की तरफ से काबीना को ये बताया गया कि जी आइनी ज़रूरत है तकर्री के लिए राब्ता करने के लिए, तकर्री के लिए राब्ता करने के लिए जो है लीडर ऑफ़ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब। लेकिन अगर हम एक्सटेंशन की तरफ चले जाएं तो चूँकि ऑलरेडी वो मुशावरत हुई है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की, उस वक्त के लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के साथ, यानी शाहिद खाकान अब्बासी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी मुशावरत हो चुकी हुई है लीडर ऑफ़ द अपोजिशन यानी खुर्शीद शाह साहब के साथ। लिहाजा वो चूँकि एक आइनी तकाज़ा है वो उस वक्त पूरा हो चुका है। लिहाजा अब हमें अगर हम उनकी एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं, जस्टिस जनाब जावेद इकबाल साहब की
तो उसके लिए अब हमें मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कंसल्टेटिव प्रोसेस ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है। अब चूँकि जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके तहत ये जो एक्सटेंशन है ये नहीं दी जा सकती, तो उसके लिए हमें एक कानून साजी करना पड़ेगी, और चूंकि अब हमारे पास वक्त कम है, हम कानून साजी नहीं कर सकते, तो इस दौरान एक ऑर्डिनेंस को तैयार किया जा सकता है। और अगर हुकूमत चाहे, अगर वफाकी काबीना इस बात की मंजूरी दे कि चेयरमैन नैब की को एक्सटेंशन देनी चाहिए, तो एक ऑर्डिनेंस सदर साहब की मंजूरी के साथ जारी किया जा सकता है, जो 120 दिन तक वैलिड रहेगा। और उसके बाद उस 120 दिन के अंदर ये बिल जो है, यानी उनकी एक्सटेंशन के हवाले से जो तरमीमी बिल है, ये पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जा सकता है। और अगर उसको मंजूरी मिल जाती है तो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन जाता है, और अगर मुस्तरद हो जाता है तो फिर ज्वाइंट सेशन बुलाकर भी हम इस एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट की मंजूरी करके जो कानून साजी है वो मुकम्मल कर सकते हैं। और जनाब जावेद इकबाल साहब को अगले 4 साल के लिए एक्सटेंशन दी जा सकती है। काबीना ने इस पर गौर व खौज किया, लेकिन इससे आगे अभी तक उन्होंने जाने का कोई फैसला नहीं किया। जो अभी तक बात सामने आई है, उनका ये कहना है कि जनाब इस पर गौर ज़रूर हुआ है, लेकिन आगे हम इसको कैसे बढ़ाएंगे इस पर कोई बात नहीं हुई। खैर, शेख रशीद साहब आपको मालूम है कि खासी दिलचस्प शख्सियत हैं, और वो गुफ्तगू के अंदर ऐसी बातें कर जाते हैं जिसका बाद में पता चलता है कि जनाब ये बातें उन्होंने कर दी हैं, और इन बातों को अब समेटना कैसे। मिसाल देता हूँ मैं आपको कि कल उनका एक इंटरव्यू हुआ आसमा शराजी साहिबा के साथ उनके शो में। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने 2-3 इंकशाफात किए जो बड़े ज़बरदस्त हैं। एक तो उन्होंने इस बात का बरमला एतराफ़ कर लिया कि जनाब तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के साथ गवर्नमेंट के ना सिर्फ मुज़ाकरात जारी हैं, बल्कि यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि 321 अफराद को निकाल कर, यानी 321 अफराद को किसी किस्म की कोई एमनेस्टी नहीं मिलेगी। रेस्ट ऑफ द TTP को हम एमनेस्टी दे सकते हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता दिनों 11-11 घंटे के मुज़ाकरात जारी रहे हैं TTP के साथ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और मौजूदा सूरत हाल के अंदर उनका ये जो इंकशाफ है कि TTP के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और 11-11 घंटे के मुज़ाकरात जारी हैं हुए हैं, तो उसके नतीजे में तो ये बात बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाती है कि इस्लामाबाद के मरकज़ के अंदर जो लाल मस्जिद है उसके ऊपर जो झंडे लगाए गए थे, उनको उन झंडों को उतरवाने के लिए, जामा हफ्सा से उन झंडों को उतरवाने के लिए क्यों इतनी कोताही की गई, और किस तरीके से, क्योंकि उनको पता है कि उनको भी पता है जो लाल मस्जिद वाले हैं और जो मुज़ाकरातकार हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि चूँकि हमारी बातचीत जारी है, लिहाजा कोई बात नहीं, झंडा लगा हुआ लगा रहने दो। झंडा लगा रहा, फिर आखिरकार उसको खासा जब शोर मच गया तो उसको उतरवाया गया। इसी इंटरव्यू के अंदर शेख रशीद साहब ने एक और इंकशाफ किया। उनका ये कहना था कि जनाब ये जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, ये जो अफ़गानिस्तान के हवाले से हैं, ये मामला इम्पॉर्टेंट है, और अगले 6 माह के अंदर पाकिस्तान की जो सियासत है इसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। और चूँकि अब इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, PTI को भी चाहिए कि वो इलेक्शन मोड में आए, क्योंकि अगर वो इलेक्शन मोड से थोड़ा सा पीछे हटती है और फौरी तौर पर इलेक्शन मोड में नहीं आती, तो उसका उनको नुकसान होगा, और ये खासा नुकसान होगा। जब उनसे पूछा, सवाल किया गया, ये जो भी आज़म स्वाति साहब ने बाबर अवान साहब के साथ बैठ के कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर आज़म स्वाति साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक मरतबा फिर तनकीद का निशाना बनाया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ात को तनकीद का निशाना बनाया, और ये कहा कि मुझे पता है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तैनाती कैसे हुई है, वो कौन से मुहर्रकात थे जिनकी वजह से तैनाती हुई, और हमने ये कड़वा घूंट क्यों पिया। उन्होंने कहा, जनाब ये मेरे पास ही, मैं इस सारी मामले की हकीकत को जानता हूँ, मेरा मुंह ना खुलवाएं वरना बहुत सारे राज सामने आ जाएंगे। और चूँकि मैंने वफाकी वज़ीर हूँ, मैंने हल्फ लिया हुआ है, मैं अपने हल्फ की जो खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ये बात करके बहुत सारे इशारे दिए कि हुकूमत अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो गुस्ताखी है कि उन्होंने EVM के हवाले से एक्शन लिया, EVM के ऊपर जो तनकीद की, उसको उन्होंने माफ़ी चाहता हूँ, किसी तरीके से उसको ख़त्म करने पर, उसको नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं है। जब ये सवाल शेख रशीद से पूछा गया, आसमा शराजी साहिबा की तरफ से, तो शेख रशीद साहब ने कमाल मासूमियत से कहा, अच्छा फिर एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मुझे नहीं पता इस बात का। उन्होंने पूछा कि जनाब आपकी क्या राय है, उन्होंने कहा जनाब नो कमेंट्स। उन्होंने कहा जनाब मैं एक सीट का वज़ीर हूँ, आप मुझे किस मामले में लेकर जा रहे हैं, ये बड़ा मामला है, ये मेरे बस से बाहर का, मेरी बर्दाश्त से बाहर का, कहना तो मैं चाहता था औकात से बाहर का है, लेकिन मकसद उनका यही था कि शेख रशीद जैसा वज़ीर, ये जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो मामलात हैं,
जो इस वक्त उनके दरमियान एक तनाव की कैफियत है, उस पर बात करने से कतरा रहा है, तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दर्जा हरारत किस हद तक बढ़ चुका है और हुकूमत के प्लान्स क्या हैं। और इसी सीक्वेंस को अगर हम देखें तो हमें हुकूमत के अगले इक़दामात बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाते हैं। और ये जो धमाका हुआ है आज ताबिश गौहर साहब की तरफ से इस्तीफ़ा आने का बतौर मामले खुसूसी, ये भी उसी अमल की कड़ी है जो मुसलसल जारी है। और आपको याद है कि तकरीबन 1-1.5 महीना पहले मैंने एक वीलॉग किया था काबीना की तवानाई कमेटी के हवाले से, जहां पर LNG के हवाले से मैंने आपको बताया था कि उसकी कराची पोर्ट पर ड्राई डॉकिंग होनी थी, और उस प्रोसेस के अंदर अली जैदी साहब चूँकि उस कमेटी का हिस्सा थे, वो वहाँ पर आए और उन्होंने तवानाई का जो डिपार्टमेंट है उस पर चढ़ाई कर दी असद उमर साहब की मौजूदगी में। और फिर असद उमर साहब की अली जैदी साहब के साथ खासा गर्मा गर्मी हुई और अली जैदी साहब इजलास से वॉकआउट करके चले गए। और फिर आज़म स्वाति साहब ही की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई, जिसकी कमेटी की सिफारिशात को वजारत तवानाई ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जनाब एक ऐसा बंदा है जिसको पता ही नहीं है कि ये प्रोसीजर्स कैसे हैं, इसके हवाले से जो उन्होंने नुकात उठाए हैं उनको इसकी रेलिवेंसी क्या नहीं पता, तो उनकी बात पर हम कैसे कोई अगली कार्रवाई कर सकते हैं। फिर ये मामला इस हद तक बढ़ा कि वज़ीर आज़म को खुद इंटरवीन करना पड़ा और हमाद अज़हर और बाकी लोगों को बुलाकर उनके साथ बातचीत करना पड़ी। और यही वो मौका था जब ताबिश गौहर साहब ने एक इंटरव्यू दिया था शाहज़ेब खानज़ादा साहब को, जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि हमने जो रूस के साथ मुआहदा किया है पाइपलाइन बिछाने का, वो मेरे हिसाब से ये मुआहदा हमें नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए बहुत कॉस्टली साबित होगा। और इसके साथ साथ ये जो सर्कुलर डेट वाला मामला है, इसके ऊपर भी उन्होंने अच्छी खासी अपनी रिजर्वेशंस का इज़हार किया था कि हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम ये सर्कुलर डेट को ख़त्म करें और ये दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। और उसी के अंदर उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया था कि मेरा काम है सिफारिशात पेश करना, मेरा काम है वज़ीर आज़म को राय देना, मानना ना मानना उनका काम है। तो जब उनसे पूछा गया कि जनाब आपकी राय वो मान रहे हैं आजकल, तो उन्होंने कहा नहीं जी मेरी राय नहीं, मेरा कोई मशवरा नहीं मानते आजकल वो। तो यही वो सर्द जंग थी जो इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंदर जारी थी। और उसी जो लड़ाई है, सर्द जंग है, जिसके अंदर हमाद अज़हर साहब थे, वजारत के दूसरे लोग थे और ताबिश गौर साहब थे, जो सेम पेज पर नहीं थे, जो एक लाइन पर नहीं थे। और इन्हीं इख्तलाफात की वजह से ताबिश गौहर साहब ने ना सिर्फ इस्तीफ़ा दे दिया बतौर मामले खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और इसके साथ साथ ही कैबिनेट डिवीज़न ने उनके इस्तीफ़े को मंजूर भी कर लिया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि अगला मुशीर वज़ीर आज़म किसको बनाते हैं, क्योंकि हर एक जगह के अंदर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसा बंदा फिट इन ज़रूर किया हुआ है जहाँ से वो कुछ सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं। मानना ना मानना उनका अपना काम है, लेकिन कुछ ज़्यादा इस बारे में वो गौर व फिक्र करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये सूरत हाल है जनाब, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।